नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। वीकली Q&A सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इंडिया मार्ट और नौकरी में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, 20% का लॉस हो रहा है इंडिया मार्ट में और 5% का लॉस हो रहा है नौकरी में, तो यहाँ पर क्या करना चाहिए? आप यहाँ पर कंटिन्यू होल्डिंग कर सकते हैं। दोनों ही कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी नज़र आती है और ऑलरेडी स्टॉक्स में अच्छी खासी गिरावट भी हो चुकी है, तो यहाँ से और भी ज़्यादा गिरावट होगी उसके चांसेस मुझे कम नज़र आते हैं। स्पेशली नौकरी में उसके चांसेस मुझे कम नजर आते हैं, तो यहां पर आप होल्ड करने के बारे में सोच सकते हैं। अभी पैनिक करने का कोई मतलब नहीं है, अभी यहां पर होल्ड कीजिए। अगर आपने अपना वेटेज क्रॉस कर दिया है, मतलब आपने सोचा था कि यहां पर 50,000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया है, अगर आपने वो पूरा कर दिया है तो ज़्यादा खरीदारी मत कीजिए। लेकिन अगर आपने वो वेटेज क्रॉस नहीं किया है तो थोड़ा बहुत एक्यूमुलेशन भी आप करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजाज फिनसर्व में क्या करना चाहिए? स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा है, क्या इसको स्विच करके बजाज फाइनेंस लेना चाहिए? तो अब देखिए, बजाज फिनसर्व ने जो रिटर्न्स बना कर दिए हैं, कोई ऐसा नहीं कह सकती कि ऊपर नहीं जा रहा है। बहुत अच्छे रिटर्न्स बना कर दिए हैं। इतने अच्छे रिटर्न्स बनाने के बाद अगर 2-4 महीने शांत हो जाता है तो इसमें आपको ज़्यादा पैनिक नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर आप बात कर रहे हैं कि क्या बजाज फाइनेंस में शिफ्ट होना चाहिए, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। ऐसा कभी नहीं होगा कि बजाज फिनसर्व ने -10% के रिटर्न्स बना कर दिए और बजाज फाइनेंस 20% ऊपर चला गया। दोनों में बहुत ही ज्यादा कोरिलेशन है, क्योंकि बजाज फिनसर्व का जो मेन इनकम है वो एक होल्डिंग कंपनी है, तो उसका मेन जो होल्डिंग है वो बजाज फाइनेंस का ही है, तो इसीलिए दोनों जनरली एक साथ ही ऊपर जाते हैं और एक साथ ही आपको साइडवेज या फिर नीचे आते हुए नजर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि पॉलीकैब में क्या मौका हाथ से चला गया है? तो पॉलीकैब के चार्ट को एक बार ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो अप्रोक्सीमेटली इस लेवल पे बनाया था, 2250 पे ये स्टॉक चल रहा था। तब हमने डिस्कस किया था कि मैं पर्सनली 2000 का वेट करूंगा, 2000 का लेवल आएगा तो अच्छा है, वरना मैं 2450 के ऊपर यहां पर बुलिश हो जाऊंगा, वहां पर मैं वापस खरीदारी कर लूंगा। मेरा व्यू ये था कि स्टॉक ने कई बार ये लेवल पे सपोर्ट लिया है तो थोड़ा और गिर सकता है, 2000 के लेवल पे सपोर्ट लेकर ये जा सकता है, ये मेरा व्यू था। और वीडियो में भी डिस्कस किया था, अगर गलत हो जाते हैं व्यू तो 2450 के ऊपर हार मान लेंगे कि भाई मार्केट जीत गई, मेरा व्यू गलत हो गया, तो तब खरीद लेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर पे आपको लिंक मिल जाएगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो 2450 के ऊपर हमें यहां पर जाता हुआ नजर आया, हम पोजीशन बना सकते थे। अगर आपने वहां पर पोजीशन नहीं बनाई है, कोई बात नहीं है, आपको वापस यहां पर ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है। जैसे ये ब्रेकआउट होता है, यहां पर आप स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सनोफी, पीजीएचएल और नेस्ले में लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग लेवल्स। तो सनोफी में जो सपोर्ट नजर आता है 7000 का अच्छा सपोर्ट है, यहां पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। ऑलरेडी रिवर्स होता हुआ नजर आता है, तो ज़्यादा दूर नहीं गया है, 10-12% ऊपर गया है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो खरीदारी कर सकते हैं। पीजीएचएल के बारे में बात करें, स्टॉक में कुछ ज़्यादा ही गिरावट हो चुकी है, ये भी अपने इंपॉर्टेंट लेवल पर है। 4000 का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह हमें 1-2 साल के लिए नजर आया था, तो अब भी यहाँ से आपको ये रिटर्न होता हुआ नजर आया, 10% ही ऊपर गया है, तो यहां पर खरीदारी करने के बारे में सोचा जा सकता है। नेस्ले के बारे में बात करें तो नेस्ले में भी आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी नजर आती है। ये ट्रेंड लाइन पे कई बार सपोर्ट लेकर स्टॉक ऊपर गया और 17,000 का लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल भी हो जाता है। ये गिरावट देखने को मिली, ये बाउंस हुआ, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया है, तो यहाँ पर हमें ब्रेकआउट वाली कंडीशन भी नजर आती है। और एक्चुअली थोड़ा बहुत तो आपको ये ऊपर जाता हुआ ही नजर आता है, क्लोजिंग एक्चुअली थोड़ी बहुत ऊपर ही देखने को मिली है। तो तीनों स्टॉक अच्छे लेवल पे हैं, खरीदारी करना चाहें तो करने के बारे में सोच सकते हैं। तीसरा स्टॉक है पीआई इंडस्ट्री और बालाजी एमाइंस। आप यहां पर होल्ड कर रहे हैं तो निकल जाना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए? तो पीआई इंडस्ट्री का ये वीकली चार्ट है, जैसे ये रेजिस्टेंस हमें टूटता हुआ नजर आया तो स्टॉक हमें बुलिश होता हुआ नजर आया। भले ही कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को नहीं मिला है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर चार्ट का हमें वीकली चार्ट पे बड़े टाइम फ्रेम पे बुलिश होता हुआ नजर आता है। अभी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 3000 का लेवल है, 3000 से करके 3100 के आसपास का जोन है, जहां से स्टॉक थोड़ा सा रिट्रेस हो सकता है और वापस शायद आपको 2700 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो इसे आप कंटिन्यू होल्डिंग कर सकते हैं। बालाजी एमाइंस के बारे में बात करें तो बालाजी एमाइंस के डेली चार्ट पे हमें ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। आप ये देख पाएंगे हमें ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है और 2-3 दिन से उसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, तो ये हमारा पहला कंफर्मेशन हो जाता है कि स्टॉक अभी बुलिश हो चुका है। दूसरा कंफर्मेशन तब मिलेगा जब हमें इस 4000 के ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है, तो आप यहां पर होल्ड करने के बारे में सोच सकते हैं। पोजीशन बढ़ाना चाहें तो भी बढ़ाने के बारे में सोचा जा सकता है। टेक्निकली यहां पर स्टॉप लॉस लेकर थोड़ी खरीदारी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा खरीदारी नहीं करनी है, कम क्वांटिटी में खरीदारी करनी है। एक और कंफर्मेशन मिल जाएगा, उसके बाद हम क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टॉक एसआईपी पर मेरा क्या व्यू है। तो स्टॉक एसआईपी पे मैं ज़्यादा यहाँ पर सपोर्ट नहीं करता, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है स्टॉक एसआईपी करना, क्योंकि स्टॉक्स में देखिए इंडेक्स जैसा नहीं है। इंडेक्स भी कई बार ओवर वैल्यूड होता है, लेकिन स्टॉक्स कई बार बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो जाते हैं, जहाँ पर कोई सेंस ही नहीं बनता है कि वहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए, एक स्टॉक भी नहीं खरीदना चाहिए, उतने ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो जाते हैं। तो स्टॉक एसआईपी प्रेफर कब करना चाहिए, जब कुछ ज़्यादा ही गिरावट हो गई है मार्केट में। आप मेंबर है तो हमने मेंबर्स में ओनली वीडियो भी बनाया था कि किस प्रकार से स्टॉक एसआईपी कर सकते हैं, आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। जब भी मार्केट में कुछ ज़्यादा ही गिरावट हो गई है, जैसे अभी 15% गिर चुका था मार्केट, तो लेवल्स ड्रॉ करके रखने के कि ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे जब तक स्टॉक रहेगा तब तक हम वहां पर एसआईपी करेंगे, जो भी हमारी कैपेसिटी है। सपोज हम एक शेयर खरीद सकते हैं तो एसआईपी वे में एक एक शेयर खरीदेंगे, लेकिन एक बार स्टॉक ऊपर चला जाता है तो स्टॉक फिर वैल्यूएशन वापस महंगे हो जाएंगे, तो वहां पर फिर एसआईपी बंद कर दी है और वहां पर लेवल्स के हिसाब से काम करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्ट्राजेनेका 2900 पे है, आपने 3500 पे खरीदा है, तो क्या यहाँ पर अभी लॉस बुक कर लेना चाहिए। 3000 का रेजिस्टेंस है और यहाँ पर डिफेंस स्टॉक्स में रैली देखने को मिली है, तो क्या पारस डिफेंस खरीदना चाहिए। तो सबसे पहले एस्ट्राजेनेका देखते हैं। ये डेली चार्ट है और यहाँ पर हमें क्लियरली पता चलता है 3000 का लेवल इंपॉर्टेंट था कि यहाँ पर होल्ड करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाया और स्टॉक नीचे आ गया, वापस 3000 पे आ चुका है। तो टेक्निकली अभी 3000 के लेवल से वापस रिटर्न हो सकता है, तो यहाँ पर अगर आप बेचना चाहते हैं तो इस लेवल पे बेच सकते हैं। टेक्निकली तो यही नजर आता है, लेकिन हमेशा जैसे हम बाय ऑन डिप्स में एक ही लेवल पे सब कुछ नहीं खरीदते हैं, सेल ऑन राइज में भी एक ही लेवल पे सब नहीं बेचना है, थोड़ा यहाँ पर बेच लीजिए, बाय चांस थोड़ा और ऊपर जाता है तो वहां पर आप बेचने के बारे में सोच सकते हैं। पारस डिफेंस के बारे में बात करें तो पारस डिफेंस में देखिए अब भी ये रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं गया है, जब तक ये रेजिस्टेंस के नीचे चल रहा है तब तक अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 780 से करके 800 के आसपास का रेजिस्टेंस के इसके ऊपर जाता है तो हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। नौकरी 4539 पे बाय किया है, क्या 2-3 महीने में 6500 जा सकता है। तो अब देखते हैं यहाँ पर चार्ट कैसा दिखाई पड़ता है। डेली चार्ट में फिलहाल ये 4850 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आपने कौन से लेवल की बात की है, 6500 का लेवल। 6500 के लेवल से पहले हमें कुछ हर्डल्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो ये 5100 का लेवल है। मैं मान लेता हूँ कि सपोज 2 हफ्ते में या फिर 1 महीने में ये लेवल टूट गया है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट नजर आता है वो अप्रॉक्सीमेटली हमारा 6000 का लेवल रहेगा। तो 2-3 महीने में 6000 का लेवल मुझे रीजनेबल नजर आता है। 1 महीना सपोज लग गया, यहीं पर ये ट्रेड कर रहा है, उसके बाद अगर ब्रेकआउट हो जाता है 5100 के ऊपर तो 6000 का लेवल आने में भी आपको 1-2 महीने का टाइम तो देना ही पड़ेगा। तो 6500 अगर बुलिश है मार्केट, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हम थोड़ा लॉजिकली देखें, थोड़ा रीजनेबल यहाँ पर टारगेट रखते हैं तो 6000 का लेवल 3 महीने में आ सकता है, प्रोवाइडेड 5100 का लेवल टूट ना जाए नहीं, माफ कीजिए, जैसे ही टूट जाए वैसे हमें 6000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। टाइटन्स पे मेरे क्या व्यू है, तो टाइटन में अभी यहाँ पर देखते हैं। टाइटन फिलहाल हमें स्टॉक थोड़ा सा कॉन्सोलिडेट करता हुआ नजर आता है, ब्रेकआउट हमें यहाँ पर फेल भी होता हुआ नजर आया, स्टॉक नीचे आया, यहाँ पर भी होल्ड नहीं कर पाया और गिरावट देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से और वैल्यूएशन भी इतने अच्छे नहीं है कि यहाँ पर हम जल्दबाजी करके खरीद ले। 2250 2200 ये जो जोन है, यहाँ पर खरीदारी करने के बारे में सोच सकता है। यहाँ पर स्टॉक आता है तो एक्यूमुलेशन करने के बारे में हम सोच सकते हैं। क्या मेट्रो बैंड फुटवेयर सेक्टर का टाइटन बन सकता है। तो ये तो मतलब सवाल मुझे समझ में नहीं आया, मतलब फुटवेयर सेक्टर में कोई बड़ा नाम बन सकता है, नहीं बन सकता। तो फुटवेयर सेक्टर में कौन से स्टॉक में निवेश करना चाहिए, बाटा, रिलैक्सो या फिर मेट्रो ब्रांड्स। तो यहाँ पर रिलैक्सो के बारे में बात करें, वो तो मुझे कंपनी अभी तो अच्छी नज़र आती है, बाटा अभी अवॉइड करना चाहिए। कोविड के पहले मैं दोनों के साइड था, बाटा भी अच्छा है, रिलैक्सो भी अच्छा है, लेकिन कोविड के बाद रिलैक्सो ने तो बाउंस बैक किया, स्टॉक की नहीं, अगर हम बिजनेस के बारे में बात करें तो रिलैक्सो ने बाउंस बैक किया, बाटा बाउंस बैक नहीं कर पाया, तो ऑफ कोर्स रिलैक्सो को प्रेफर करना चाहिए। मेट्रो ब्रांड्स के बारे में बात करें तो ये भी कोई ज़्यादा बाउंस बैक नहीं कर पाया है अपने कोविड के हिट से जितना रिलैक्सो कर पाया है, तो अब भी हमें रिलैक्सो को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। अब भी यहाँ पर हमें रेवेन्यूज प्रॉफिट्स नीचे जाते हुए नजर आते हैं, अब भी यहाँ पर कोई वैल्यूएशन भी आपको बहुत अच्छा नज़र नहीं आता है। फोकस कीजिए कंपनी पर, कंपनी का काम इसका भी अच्छा है, प्रोडक्ट्स भी काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं, इसकी रीच भी काफ़ी अच्छी है। कैसे आते हैं क्वार्टर रिजल्ट्स, उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है, उस हिसाब से हम यहाँ पर खरीदारी के बारे में प्लानिंग कर सकते हैं।
केपिट का लॉन्ग टर्म का व्यू क्या है प्लीज एनालाइज, और पोर्टफोलियो हेजिंग के लिए पुट ऑप्शन लेना सिखाए। तो अब यहाँ पर देखिए पोर्टफोलियो हेजिंग कैसे करना चाहिए उसका वीडियो हमने ऑलरेडी बना दिया है, उसकी डिटेल्स की क्या होता है ये सब कुछ, उसका जो साइंस है कि पोर्टफोलियो हेजिंग कैसे करना चाहिए, पुट ऑप्शन खरीद के कैसे करना चाहिए और किसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये भी इंपॉर्टेंट है। तो उसका वीडियो आप देख लीजिए, टॉप राइट कॉर्नर पे आपको लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पर केपिट टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। लॉन्ग टर्म व्यू से वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली, 500 का लेवल एज अ सपोर्ट देखने को मिला, वहाँ से रिटर्न हुआ है। इसका वैल्यूएशन तो महंगा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अभी जो भी है 500 के लेवल के हिसाब से काम करना है, जब तक ये 500 के ऊपर है तब तक खरीद सकते हैं, इसके नीचे चले जाता है तो हमें एग्जिट करने के बारे में सोचना चाहिए, स्टॉप लॉस लेना चाहिए। अब आपने पूछा था कि पुट ऑप्शन कैसे लेना चाहिए, ये सिखाइए। तो अब देखिए आपको सर्च करना है कि भाई मार्केट जहाँ पर भी चल रहा है, अभी कुछ 17,780 या फिर 800 के आसपास चल रहा है, तो हम यहाँ पर 17,500 का पुट खरीदेंगे। और कब का खरीदना है, दिसंबर का खरीदना है, दिसंबर का हम पुट खरीदेंगे 17,500 दिसंबर मैंने लिखा है। और ये जो ये ऑप्शन आ रहा है उसको मैंने सिलेक्ट किया, ये 663.25 आ रहा है, इसे मैं बाय करूंगा। जो भी अपना पोर्टफोलियो साइज है उस हिसाब से कितना बैठता है उतने पुट ऑप्शंस में खरीदूंगा। सब सपोज मुझे एक ही लॉट खरीदना है तो 50 खरीदूंगा और ये प्रीमियम का पेमेंट कर दूंगा, ज़्यादा खरीदना है तो ज़्यादा खरीदते जाऊंगा। इस हिसाब से हम टेक्निकली ऑप्शन को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। क्या हमें AWL को एक्यूमुलेट करना चाहिए हर एक डिप पे, क्योंकि स्टॉक कोई चांस ही नहीं दे रहा है एक्यूमुलेशन के लिए, या फिर ये 480 तक आ सकता है क्योंकि गैप यहाँ पर बाकी है। देखिए अगर स्टॉक कोई चांस ही नहीं दे रहा है उसका मतलब ये नहीं होता है कि वहाँ पर हमें खरीदारी करने के बारे में सोचना चाहिए। हर एक स्टॉक का अपना प्राइस होता है जहाँ पर हम काम कर सकते हैं, हर एक स्टॉक में हर एक प्राइस पे काम नहीं किया जाता है। और AWL में जो इंपॉर्टेंट प्राइस नज़र आते हैं 423 के आसपास का, देखिए एक ब्रेकआउट का लेवल था, तो यहाँ पर आपने जो बताया ये गैप है, वहाँ तक आता है तो ठीक है हम कुछ खरीद सकते हैं क्वांटिटी में, यहाँ पर एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। 420, 450, 480 इस जोन में खरीदेंगे तो ये बेहतर बाय रहेगा। इतना ज़्यादा एग्रेसिव होकर 550 पे खरीदना मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव हो जाएगा, उससे ज़्यादा अच्छा मेरे हिसाब से अवॉइड करेंगे, दूसरी अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। लेकिन इतना फोमो में आकर अभी ज़्यादा गिरा भी नहीं है, ऑलरेडी इतना भाग गया है। इतना यहाँ पर देखिए कभी लिस्ट हुआ था 250 के आसपास था, 600 तक पहुँच गया है। तो अगर ये 450 तक भी नहीं आता है, इतना ज़्यादा बुलिश है। और सर्किट वाले स्टॉक में मैं इतना ज़्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करूँगा। सर हाउ एंड वेयर टू इन्वेस्ट 2 लाख फॉर अ 5 ईयर और फॉर अ ईयर और एटलीस्ट 5 ईयर्स। तो देखिए अगर 2 लाख निवेश करना है, फ्रैंकली स्पीकिंग मार्केट अभी भाग गया है, अभी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बची नहीं है कि जहां पर हम बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। पहले ढेरों स्टॉक्स थे जहां पर खरीदारी कर सकते थे, अभी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ बनी हुई है, जैसे कि HUL है, HDFC के सारे स्टॉक्स अच्छे दिखाई पड़ते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक मेरे हिसाब से अच्छा है जहां पर हम अभी निवेश कर सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे दिखाई पड़ता है। डीमार्ट अभी वहां पर स्टॉप लॉस लेके काम करना चाहें तो डीमार्ट में भी काम करने के बारे में सोच सकते हैं। तो ये कुछ अच्छे शेयर्स हैं जहां पर हम निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। और कैसे निवेश करना चाहिए, तो ऑफकोर्स धीरे धीरे निवेश करना है, एक साथ पूरा 2 लाख यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना है, स्पेशली जब निफ्टी ऑलरेडी 15,800 16,000 के लेवल से हमें 18,000 तक पहुँचता हुआ नजर आया कुछ ही टाइम में। तो अब तो पूरा 2 लाख निवेश नहीं करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके आप निवेश कर सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 83,000 है, 40,000 का आपके पास कैश है इन्वेस्ट करने के लिए। अगर मुझे कोई इन्वेस्ट करना होता 40,000 तो कौन से स्टॉक्स में करता, जैसा कि अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ तो है नहीं, मैं तो अभी ज़्यादा कुछ निवेश नहीं करना चाहता। लेकिन अगर करना ही है, मेरे पास एक्सेस मनी है, तो अभी HUL में अगर मेरा वेटेज ज़्यादा नहीं रहेगा तो वहाँ पर मैं निवेश करना पसंद करूँगा। कोटक महिंद्रा बैंक, निफ्टी 50 में ये दोनों अब भी अच्छे स्टॉक्स हैं। HDFC लाइफ ऑफकोर्स और पूरा HDFC ग्रुप, ये सारे नेम्स काफ़ी अच्छे नजर आते हैं जहां पर हम निवेश कर सकते हैं। और रीज़न एक्सप्लेन करिए तो देखिए HDFC ग्रुप तो अभी ऑलरेडी अच्छा ही था, पहले भी मैं बुलिश ही था, लेकिन अब तो जो मर्जर हुआ है वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अच्छा नज़र आता है। भले ही वो सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से म्यूचुअल फंड को स्टेक कम करना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल इससे कुछ 6 महीने 1 साल का शायद इंपैक्ट पड़ सकता है स्टॉक पर, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स इससे ख़राब नहीं हो जाएंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पर भी बुलिश था ही। HUL के बारे में बात करें तो यहाँ पर रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, इसके कारण स्टॉक में गिरावट हो रही है, लेकिन क्या लॉन्ग टर्म के लिए वापस
वापस ये आपको रॉ मटेरियल के प्राइसेस कम होते हुए नजर नहीं आएंगे? ऑफ कोर्स वो वापस कम हो जाएंगे और ये स्ट्रॉन्ग कंपनी सबसे पहले बाउंस बैक कर देगी। और कोटक बैंक का रीजन के बारे में बात करें, इसका जो कासा रेशियो है बेस्ट दिखाई पड़ता है, वैल्यू अनलॉकिंग अभी बाकी है। अभी इसका जो प्राइस टू बुक रेशियो है पहले के मुकाबले थोड़ा बहुत सस्ता भी हो चुका है, क्योंकि स्टॉक ने पिछले एक साल से पूरा कंसोलिडेशन ही किया है, वहीं उसी लेवल पे चल रहा है। और एक्चुअली एक साल क्या, ये जो कोविड के पहले का जो टॉप बना था 2020 में, उससे सिर्फ 3-5% ही आपको ऊपर नजर आता है। तो इसलिए वैल्यूएशन भी आपको ओवर द टाइम सस्ता होता हुआ नजर आता है। और बैंक में तो ऑफकोर्स फंडामेंटली बहुत दम है। तो ये कुछ रीजंस है जहां पर मैं ये कुछ स्टॉक्स हैं और रीजंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। अडानी विल्मार, वरुण बेवरेजेस, HUL, जुबिलेंट फूड वर्क्स, विच स्टॉक्स आर बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ इन्वेस्टमेंट? तो ग्रोथ जब हम बात करते हैं तो लार्ज कैप में ग्रोथ कम हो जाती है, मिड कैप स्मॉल कैप जितनी छोटी साइज रहेगी बिजनेस, उतना छोटा स्टॉक रहेगा उतना ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाता है। तो उस हिसाब से तो वरुण बेवरेजेस, जुबिलेंट फूड वर्क्स, अडानी विल्मर, इसमें ज़्यादा ग्रोथ है इन कंपेरिजन टू हिंदुस्तान यूनिलीवर। कितना वेटेज देना चाहिए तो हर एक इंडिविजुअल पे ये डिपेंड करता है, लेकिन एक जनरल रिटेलर के हिसाब से आंसर दूं तो लार्ज कैप में बने उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। टोटली यहाँ पर 70% का पैसा लार्ज कैप में जाना चाहिए। स्टॉक वाइज 5 से 8%, जो भी आप जितने स्टॉक्स रखते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन 5 से 8% का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिड कैप में बने उतना 6-5% और उससे कम का ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। गारवेर फाइबर्स, यशो इंडस्ट्री, ब्लैक रोज इंडस्ट्री, सपोर्ट रेजिस्टेंस, मेक वीडियो ऑन टैक्स हार्वेस्टिंग, इस पर भी कोशिश करेंगे। अब गारवेर फाइबर्स के बारे में बात करते हैं। अभी फिलहाल ये रेंज में दिखाई पड़ता है 2650 से करके ये 3100 के आसपास का लेवल है। जब तक इसके ऊपर नहीं निकल जाता तब तक हम यहाँ पर ज़्यादा बुलिश नहीं हो सकते। अभी तो ये रेंज में ही दिखाई पड़ता है और अगर ये डायरेक्टली ऐसे ही बुलिश हो जाता है, कल ही यहाँ पर हमें तेज़ी आती है और स्टॉक 3250 तक पहुँच जाता है, तो ज़्यादा यहाँ पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बेस्ट केस सिनेरियो क्या होता है, जब भी कोई ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन होता है, बेस्ट केस सिनेरियो होता है कि वो अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे थोड़ा ट्रेड करे। यहाँ पर देखिए, इसी चार्ट में देखिए, यहाँ पर सपोर्ट कौन सा था, 3100 का सपोर्ट था, ये बाउंस किया, वापस यहीं पर आया, कुछ महीने यहाँ पर ट्रेड किया, उसके बाद जो ब्रेकडाउन हुआ उसमें हमारा कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, उसके बाद गिरावट के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। सपोज यहाँ पर ये नीचे आया, ऐसे ही गिर गया तो यहाँ से बाउंस आ जाएगा, उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर भी अगर ये कंसोलिडेट करता है तो हमें ज़्यादा बेस्ट केस सिनेरियो यहाँ पर नज़र आएगा। ब्लैक रोज के बारे में बात करें, पिछले कुछ एक साल से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, 170 से करके 230 240 के आसपास हमें ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो सपोर्ट के आसपास खरीद सकते हैं, रेजिस्टेंस पे बेच सकते हैं, लेकिन लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स पे ये करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यशो इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करें तो इसका सपोर्ट 1550 के आसपास है और रेजिस्टेंस 2100 के आसपास है। जब तक इसके बीच में रहेंगे, इसी रेंज में आपको ये ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है, कोई बड़ा डायरेक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगा। विप्रो, HUL, HDFC लाइफ एट करंट मार्केट प्राइस फॉर लॉन्ग टर्म। HUL और HDFC लाइफ में तो क्लियरली अभी अच्छा प्राइस है, ऑलरेडी काफ़ी गिर गया है, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं। विप्रो के बारे में बात करें, अब भी यहाँ पर आपको सिचुएशन थोड़ी वीक नज़र आती है। ये देखिए, अब 610 के आसपास का सपोर्ट था जो रेजिस्टेंस बनता हुआ नज़र आता है, गिरावट हो रही है। अभी फिलहाल ये रेंज में नज़र आता है, 527 से 600 के बीच में नज़र आता है। तो इस रेंज में मिलता है तो वापस नीचे के साइड पे हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा हो जाएगा। और बाय चांस ये लेवल टूट जाता है तो और भी एक्यूमुलेशन हम नीचे के लेवल्स पे करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन फिलहाल स्टॉक थोड़ा सा वीक नज़र आता है, कैंडल्स भी आपको थोड़ी सी वीक नज़र आती है, तो बेटर है कि वेट कीजिए, 550-530 के आसपास ये स्टॉक मिल सकता है। Is it time to start investing in Paytm and Zomato? Both have corrected too much and the risk reward ratio seems favorable. करेक्ट तो हो चुके हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो अब यहाँ पर पेटीएम का जो मार्केट कैप है 30-40 हज़ार करोड़ का है, ये मेरे हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पहले 1.5 लाख करोड़ का देखा हुआ है, तो 30,000 करोड़ का अभी कम लगता है। और पेटीएम का जिस हिसाब से रीच है, हम इसे ऑफकोर्स अगर इसका सपोज 20,000 का भी है तो ये 50% ज़्यादा चल रहा है। तो अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, लेकिन क्या निवेश करना चाहिए वो एक डाउट हो जाता है, क्योंकि कंपनी में एक्चुअली इतना कुछ
फाइनेंशियली आपको परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा है तो खरीद के मतलब नहीं है। कंपनी में एक्चुअली कुछ काम होना चाहिए, प्रॉफिट दिखना चाहिए, तो खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। और यहाँ पर पेटीएम के बिजनेस पे तो बहुत सारे डाउट्स चल रहे हैं कि कंपनी प्रॉफिटेबल होगी भी या नहीं होगी। फिलहाल उन्होंने कमेंट किया है कि वो ऑपरेशनली प्रॉफिटेबल हो जाएंगे 1-1.5 साल में, अच्छी बात है, लेकिन हो जाते हैं एक बार वो प्रूव कर लेते हैं। अभी तक तो सब कुछ उन्होंने बोला ही है, अभी तक प्रूव कहाँ हुआ है, तो इसीलिए मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए। सिर्फ पेटीएम में नहीं, जोमेटो में भी वेट करना चाहिए। ये सारी कंपनीज पूरा फंडिंग पे चल रही है। कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, कुछ बड़े बड़े फंड्स हैं जो कि तैयार हैं अपने 100 करोड़ पे बड़ा रिस्क लेने के लिए, 1000 करोड़ पे बड़ा रिस्क लेने के लिए, क्योंकि उनके पास लाखों करोड़ रुपए हैं। वो थोड़ा रिस्क ज़्यादा ले लेंगे, उनको चलेगा, वो पैसा डूब भी जाएगा तो भी उनको प्रॉब्लम नहीं है। सपोज हमारे आपकी बात करें, अगर 100 रुपये हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, अगर पोटेंशियल है कि ये 100 रुपये का एक दिन पे 1 लाख रुपये हो जाएगा तो ठीक है, हम लोग देने को तैयार हैं। जाते हैं तो जाए, मिलेंगे तो मिलेंगे। इस हिसाब से बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पर स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं। बाकी इन लोग का मेन काम क्या है, कैशबैक देते हैं, कैशबैक से ही कमा रहे हैं। एचडीएफसी के, आईसीआईसीआई बैंक की तरह कोई वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर उनके पैसों से कैशबैक दे रहे हैं, कस्टमर्स गेन करते हैं। यहाँ पर ऐप में जितने ज़्यादा डाउनलोड्स होते हैं उसी प्रकार से वैल्यूएशन बढ़ता जाता है। ये मेरा पर्सनल व्यू है, इसलिए यहाँ पर स्टार्टअप्स में अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है तो नज़र बना कर रख सकते हैं। नायका में आप देखिए, नायका अच्छी कंपनी है। ये सारी कंपनी जब तक प्रॉफिटेबल नहीं होती है तब तक दूर रहिए, क्वार्टर रिजल्ट्स को ट्रैक करते रहिए, क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है। बाकी अभी नायका पे फोकस कर सकते हैं। नायका में प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई पड़ती है और आगे भी ये प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है, उसके चांसेस दिखाई पड़ते हैं, तो इससे बेहतर चॉइस मुझे वो नज़र आता है। हेलो सर, मेरा 3,20,000 का पोर्टफोलियो है जो काफ़ी ओवर डाइवर्सिफाइड हो गया है, तो लॉन्ग टर्म के लिए एफएमसीजी सेक्टर में कितना वेटेज होना चाहिए? तो ये एज पे डिपेंड करता है, क्योंकि एफएमसीजी एक सेफ सेक्टर है। तो अगर आप यंग है तो 10%, 8-10% बहुत हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर थोड़े से मिड एज होते हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा भी करना चाहिए, 15% तक कर सकते हैं। मेरे पास HUL, डाबर, मैरिको, टाटा कंज्यूमर, डीमार्ट, ये शेयर्स हैं। डीमार्ट एफएमसीजी में नहीं आता है। इसमें से मुझे कौन से शेयर्स हटाने होंगे और रखना चाहिए, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। सारी की सारी अच्छी कंपनीज़ हैं। वेटेज कितना होना चाहिए, जितनी भी कंपनीज रखते हैं, सपोज 2-3 आप सिलेक्ट करते हैं, उससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। इक्वल वेटेज करना चाहिए। अगर आप पूरे एफएमसीजी में 15% देते हैं, 5-5 कर दीजिए। अगर आप 10% देते हैं, 2-2 या फिर 3-3 कर, 5-5 या फिर 3-3-3 ऐसा करने के बारे में सोच सकते हैं। और ओवर डाइवर्सिफिकेशन से कैसे बचना चाहिए, कैसे स्टॉक्स को रिड्यूस करना चाहिए, कैसे हमें रिजेक्ट करना चाहिए स्टॉक्स को, उसका वीडियो हमने ऑलरेडी बना दिया है। टॉप राइट कॉर्नर पे लिंक आ जाएगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, Q&A सेशन अच्छा लगता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।